जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसी निरंतर चलती रहेगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मीनाक्षी श्रीनिवासन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सत्रिया, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ठीक है। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है तो असम का, ठीक है, असम का। कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य थे जो अलग अलग राज्य के थे। अगर आपसे पूछा जाए मीनाक्षी श्रीनिवासन को बिस्मिल्ला 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 खा युवा पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? युवा पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो आप बताएगा 2011 में, ठीक है। बिस्मिल्ला खा युवा पुरस्कार मीनाक्षी श्रीनिवासन को 2011 में प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए बिस्मिल्ला युवा खा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा बिस्मिल्ला खा युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुछ हमारे महत्वपूर्ण भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति, भरतनाट्यम, ठीक है, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम, जैसे कि सोनल मान सिंह, अगला लीला सैमसन, अगला यामिनी कृष्णमूर्ति, अगला मृणालिनी साराभाई, अगला यामिनी कृष्णमूर्ति, और अगला हमारे पद्मिनी प्रियदर्शनी, ठीक है, पद्मिनी प्रियदर्शनी, ठीक है। ये हमारे कुछ भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख नर्तक थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। हरियाणा कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे हरियाणा से बन सकता है, जैसे कि हरियाणा से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि हरियाणा की राजधानी क्या है? तो आप बताइएगा चंडीगढ़, ठीक है। क्या है? चंडीगढ़। अगला, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। अगर आपसे पूछे हरियाणा का राजभाषा क्या है, हरियाणा का राजभाषा क्या है, तो हिंदी और पंजाबी, ठीक है, हिंदी व पंजाबी हरियाणा की राजभाषा है। अगला हमारा पूछा जाए हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अब बताइएगा करोह चोटी, ठीक है, करोह चोटी। ये कहाँ पर स्थित है? करोह चोटी मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मोरनी
पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, करोड़ चोटी, करोड़ चोटी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बनता है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। अगला, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 90। ठीक है, अगला, राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 5। लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 10। ठीक है, ये हमारे कुछ हरियाणा से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से म्यांमार भारत से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1937 और ऑप्शन डी 1935। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1937 में। ठीक है, म्यांमार भारत से वर्ष 1937 में अलग कर दिया गया था। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए म्यांमार किस एक्ट के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम द्वारा म्यांमार को अलग कर दिया गया था। किस वर्ष? तो 1937 में। एक्ट पूछे तो 1935। ठीक है, म्यांमार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। म्यांमार, म्यांमार क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? जैसे कि म्यांमार की राजधानी नेपीडा। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपीडा है। अगला हमारा, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? तो वर्मा। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नेपीडा, म्यांमार की प्राचीन नाम वर्मा और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। ठीक है, क्या है? क्यात। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि हमारे दिल्ली पुलिस एग्जाम में 2023 में पूछा गया है, म्यांमार के रखाइन राज्य में, रखाइन राज्य में मुख्य रूप से किस समुदाय के लोग निवास करते हैं? मुख्य रूप से किस समुदाय के लोग निवास करते हैं? म्यांमार के किस जिले में? तो रखाइन राज्य। ठीक है, रखाइन राज्य, म्यांमार के रखाइन राज्य में मुख्य रूप से किस समुदाय के लोग निवास करते हैं? तो आपका आंसर होगा रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग, रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्य रूप से रखाइन राज्य में निवास करते हैं। ये हमारा प्रश्न 2023 में पूछा गया दिल्ली पुलिस में। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सांगकेन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। ओके, सांगकेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? जैसे कि सोलुंग महोत्सव, अगला मोपिन महोत्सव, अगला लोसर महोत्सव और अगला हमारा आदिवासी महोत्सव। ठीक है, आदिवासी महोत्सव। और अगला हमारा है सांगकेन, जो कि अभी आपको प्रश्न में बताएं, सांगकेन महोत्सव। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले महोत्सव हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से माथी-केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माथी-केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, माथीकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमारे केरल में स्थित है? जैसे कि केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। और अगला पंप दम शोला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पंप दम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे कहाँ पे स्थित है? तो केरल में। कौन कौन से हैं? जैसे कि अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला पंपदम शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पर स्थित है? तो ये सब हमारे केरल में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशन कांग्रेस पुस्तक के लेखक द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे कि द इंडियन स्ट्रगल, आज़ाद हिंद, ड्रीम्स ऑफ ए यूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला हमारा पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला लेटर्स फ्रॉम अंडमान पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। अगला हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? लाला हरदयाल। अगला गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। अगला पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला थॉट ऑफ पाकिस्तान, द बुद्ध एंड हिज धम्म। अगला वेटिंग फॉर ए वीजा। अगला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। ये हमारे कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें थे जो कि हमारे एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो आप इसे जरूर याद करिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सतलज नदी एवं काली नदी के मध्य किस हिमालय का विस्तार किया गया है? ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय। ठीक है, सतलज नदी एवं काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय का विस्तार किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है, तो 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला नेपाल हिमालय का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? तो 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर में। अगला असम हिमालय का विस्तार कितना है? तो 720 किलोमीटर। अगला पंजाब हिमालय का विस्तार कुल कितने किलोमीटर है? तो 560 किलोमीटर। ठीक है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहे तो एक ही है। ठीक है, इसका विस्तार 560 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मास्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को किस नाम से बताया है? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी बुद्ध शाक्य, ऑप्शन सी अशोक वर्धन, ऑप्शन डी अशोक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
बुद्ध शाक, ठीक है। मास्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया है। ओके, जिसकी खोज वीडेन द्वारा किया गया था, ठीक है, जिसकी खोज वीडेन द्वारा किया गया था। किस वर्ष? तो 1915 में, ठीक है, 1915 में इसकी खोज किया गया था किसके द्वारा? वीडेन द्वारा। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक से क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो बताएगा 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए अशोक अपना राज्याभिषेक किस वर्ष किया था, ठीक है, किस वर्ष किया था? तो 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद इसने कलिंग युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा था, तो यह राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद यह कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए उस समय कलिंग के शासक कौन थे, कलिंग के शासक कौन थे, कलिंग युद्ध के समय कलिंग के शासक कौन थे? तो आप बताइएगा नंदराज थे, ठीक है, नंदराज थे। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे। और भी क्या क्या प्रश्न बनते थे, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह अशोक किस भगवान का अनुयायी था, तो यह भगवान शिव का अनुयायी था, ठीक है, भगवान शिव का अनुयायी था। ये हमारे राजतरंगड़ी पुस्तक के अनुसार अशोक भगवान शिव का अनुयायी था, ठीक है, राजतरंगड़ी पुस्तक के अनुसार है, ठीक है, राजतरंगड़ी पुस्तक के अनुसार अशोक भगवान शिव का अनुयायी था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राजतरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलहड़, ठीक है, कलहड़ द्वारा राजतरंगड़ी पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। यह माना जाता है कि यह इतिहास का प्रथम पुस्तक है, ठीक है, इतिहास का यह प्रथम पुस्तक माना जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाबर द्वारा किस शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया गया है? ऑप्शन ए नंदराज, ऑप्शन बी जयसिंह, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय, ठीक है। बाबर द्वारा सर्वशक्तिशाली कृष्णदेवराय को बताया गया है। सर्वाधिक शक्तिशाली किसे बताया गया? तो कृष्णदेवराय को। अगला हमारा, बाबर से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि बाबर, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? शासन काल तो 1526 से लेकर 1530 तक, ठीक है, इसका शासनकाल था। अगर आपसे पूछा जाए बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 1483 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे बाबर की मृत्यु कब हुआ था, तो 1530 में। अगला प्रश्न बनता है बाबर की माँ कौन थी? तो बताइएगा कुतुलुग निगार, ठीक है, कुतुलुग निगार। यह चंगेज खां के वंशज थी, ठीक है, चंगेज खां की वंशज थी, ठीक है। बाबर की मां चंगेज खां की वंशज थी। इसके पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। यह तैमूर के वंशज थे, ठीक है, तैमूर के वंशज थे, ठीक है। बाबर के पिता किसके वंशज थे? तो तैमूर के वंशज थे, जिनका नाम उमर शेख मिर्जा था। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबर कलंदर की उपाधि धारण किया था, ठीक है, बाबर कलंदर की उपाधि धारण किया था। अगला, बाबर द्वारा मुबियान नामक पद शैली विकसित किया गया था, ठीक है, पद शैली विकसित किया गया था।
अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए पहला मुगल शासक कौन है, पहला मुगल शासक कौन है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो कौन था? यह बाबर ही था। ठीक है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किस वर्ष? तो 1504 में। ठीक है, बाबर द्वारा 1504 ईस्वी में बाबर की उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन बी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय अनुसूची। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन का उल्लेख किया गया है। अगला आपसे पूछा जाए चतुर्थ अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? चतुर्थ अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन। ठीक है, स्थानों का आवंटन राज्यों में। ठीक है, आवंटन राज्यों में। अगला हमारा है प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ राज्य को परिभाषित किया गया। ठीक है, संघ राज्य को परिभाषित किया गया है। अगला आपसे पूछा जाए तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया। ठीक है, शपथ का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें तृतीय अनुसूची में किसके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, इन तीनों के शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं किया गया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि इनका शपथ के उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इनके शपथ का उल्लेख निम्न अनुसूचियों में किया गया। ठीक है, निम्न अनुच्छेदों में किया गया, जो कि आपको अगले प्रैक्टिस सेट में बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए स्वान नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन बी टिग्रिस नदी, ऑप्शन डी डेन्यूब नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। नील नदी से और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि नील नदी किस देश में स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है। ठीक है, मिस्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नील नदी की कुल लंबाई क्या है, तो बता दीजिएगा 6650 किलोमीटर। ठीक है, 6650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर आपसे यह पूछा जाए मिस्र नदी किन दो नदियों की शाखाओं से मिलकर बना है? ठीक है, यह दो नदियों की संयुक्त नदी है। ठीक है, दो नदियों की संयुक्त नदियों से मिलकर नील नदी बहती है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? श्वेत नील और ब्लू नील। ठीक है, ब्लू नील, जो कि श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिलकर यह नील नदी का उद्घाटन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नील नदी पर किसका क्या क्या स्थित है, तो आप बताइएगा असवान बांध और नासिर झील। ठीक है, असवान बांध और नासिर झील
नील नदी पर ही स्थित है। ठीक है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो नील नदी के किनारे। ठीक है, नील नदी भूमध्य सागर पर डेल्टा का रूप बनाती है। ठीक है, नील नदी भूमध्य सागर पर डेल्टा का रूप बनाती है। ये जो आपको पीछे बताया प्रश्न, ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अस्वान बांध और नासिर झील किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर स्थित है। ठीक है, यह किन दोनों शाखाओं का संयुक्त नदी है, तो श्वेत नील और ब्लू नील, ये दो नदियों के संयुक्त शाखाओं की नदी है। कौन? नील नदी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी अमृतसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। ओके, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है अहमदाबाद? तो गुजरात में। अगला हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। यह कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद है। अगला हमारा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। ये कहाँ पर है? पंजाब में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में। कहाँ पे है? पंजाब में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रस्तुति को भोना कहा जाता है? ऑप्शन ए कोनाई लोक नृत्य, ऑप्शन बी अंकिया नाट लोक नृत्य, ऑप्शन सी बिछुआ लोक नृत्य, ऑप्शन डी कली गोपाल लोक नृत्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकिया नाट लोक नृत्य। ठीक है, अंकिया नाट लोक नृत्य के प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। ओके, अगला हमारा कोनाई लोक नृत्य, अंकिया नाट लोक नृत्य, बिछुआ लोक नृत्य और कली गोपाल लोक नृत्य किस राज्य के मनाए जाते हैं? तो यह असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम में यह सब मनाया जाता है। असम के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, जैसे कि बिछुआ लोक नृत्य, नटपूजा लोक नृत्य, महारास लोक नृत्य। अगला खेल गोपाल लोक नृत्य। अगला हमारा बिहू लोक नृत्य। अगला बगरुम्बा लोक नृत्य और हमारा अगला है कोनाई लोक नृत्य। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो कि हमारे असम राज्य में मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अंकिया नाट लोक नृत्य, बिछुआ लोक नृत्य, नटपूजा लोक नृत्य, महारास लोक नृत्य, खेल गोपाल लोक नृत्य, बिहू लोक नृत्य, बगरुम्बा लोक नृत्य और कोनाई लोक नृत्य और कली गोपाल लोक नृत्य। ठीक है, कली गोपाल लोक नृत्य, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण असम में मनाए जाने वाले लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी जी मार्कोनी, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी लुइस ब्रेल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। ठीक है,
चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था। आगे हमारे हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि आपसे पूछा जाए आनुवांशिकता के नियम किसके द्वारा दिया गया था। आनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो अब बताइएगा ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। ठीक है, अगला हमारा है तड़िक चालक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तड़िक चालक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला हमारा है रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी की खोज किसके द्वारा किया गया था। वायरलेस टेलीग्राफी की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अब बताइएगा जी मार्कोनी। ठीक है, जी मार्कोनी। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए नेत्रहीन के पढ़ने लिखने की लिपि की खोज किसके द्वारा किया गया था। लिपि की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अब बताइएगा लुइस ब्रेल द्वारा। ठीक है, लुइस ब्रेल द्वारा। नेत्रहीन के पढ़ने एवं लिखने की लिपि की खोज लुइस ब्रेल द्वारा किया गया था। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के सारथी या मित्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी चन्ना, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी राहुल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चन्ना। ठीक है, गौतम बुद्ध के सारथी या मित्र का नाम चन्ना था। अगला हमारा गौतम बुद्ध से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो अब बताइएगा चेतक। ठीक है, चेतक। अगला बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध किस वंश के थे, तो ये शाक्य वंश के थे। ठीक है, शाक्य वंश के थे। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था। जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला हमारा गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था मृत्यु, तो इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, तो अब बताइएगा 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। अगर आपसे पूछा जाए इन्हें कितने वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो गृह त्यागने के 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन कौन से हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन कौन से हैं, दृश्य कौन से हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि कौन कौन से दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति। अगला बीमार व्यक्ति। अगला मृत व्यक्ति, और अगला हमारा है सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, सन्यासी व्यक्ति। ये आपको जो बताए हैं क्रम, ये हमारे दृश्य क्रम से हैं, जो कि हमारे एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, जो कि आपको
पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए हुए हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब बताइए गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन है? तो अब बताइएगा आनंद, ठीक है, आनंद है। और गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? प्रधान शिष्य कौन थे? तो अब बताइए उपाली, ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रिय शिष्य आनंद, प्रधान शिष्य उपाली। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी एलोरा की गुफा, ऑप्शन सी सांची स्तूप, ऑप्शन डी रानी का बाग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। जय हिंद।